समथिंग ऑफ एवरीथिंग। मतलब वो कह नहीं सकता कि नहीं ये तो मेरा फील्ड नहीं है, मुझे इसमें मजा नहीं आ रहा है। हर फील्ड में थोड़ा 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 ज्ञान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसीलिए मैंने पहले इंग्लिश में मास्टर किया, फिर मैंने मैस कॉम किया, फिर मैंने लॉ पढ़ा, फिर मैं XRI में थोड़ी सी मैनेजमेंट की पढ़ाई कर ली, थोड़ी सी मेडिकल की पढ़ाई हुई है हमारी। तो थोड़ी थोड़ी अगर आप पढ़ाई करते रहो तो उसका कहीं ना कहीं वो मतलब वो झलकता है, दैट रिफ्लेक्ट्स। ओके, अब आता है कि कम्युनिकेशन में कुछ चीज़ें हैं। ये कम्युनिकेशन है कि हम कम्युनिकेशन क्यों करते हैं, क्या बातें होती हैं, चाहे हम किसी एक व्यक्ति के साथ बात करें या फिर हम मासेस के साथ बात करें, हमारे पास एक मुद्दा यहाँ पे होना चाहिए, राइट। अगर हमारे पास यहाँ कुछ भी नहीं है तो दुनिया का सबसे बढ़िया कैमरा भी हमारे पास हो जाओ, दुनिया की सबसे अच्छी भाषा में हम प्रेजेंट भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे है नहीं, कोई ऐसा मुद्दा ही नहीं कि लोगों को इंटरेस्ट आ रहा है, तो फिर वो बेकार हो जाएगा। तो 5 एलिमेंट है जो आपको याद रखना होगा। वो है कि हम सोर्स बन जाते हैं, राइट। जब हम कोई चीज़ कहीं पे ले जा रहे हैं तो हमारी 2 पॉसिबिलिटी होती है, या तो हम सोर्स होते हैं या सेंटर होते हैं। सोर्स यानी हमारे दिमाग की उपज कुछ हो रही है, कुछ आइडिया हम जनरेट कर रहे हैं। सेंटर है कि हमने कहीं से कुछ लिया, उसे फिर हमने अपने स्टाइल में कहीं पे प्रेजेंट किया, तो हम वो सेंटर बन जाते हैं। तो कभी हम सोर्स की भूमिका में होते हैं, कभी कभी हम सेंटर होते हैं। ऑब्वियसली हमारे पास जो मैसेज है उसकी पॉलिशिंग यानी उसको मुझे वे करना आना चाहिए, यानी नापना तोड़ना आना चाहिए कि ये मैसेज है जो हमारे दिमाग में है उसे हम पब्लिक तक कैसे ले जाएं। कभी कभी वो मैसेज बहुत ही पुराना है लेकिन उसका अंदाज अगर नया है तो लोगों को भा जाता है। आप सोचिए ना, रामानंद सागर ने रामायण बनाया, राइट। कौन ऐसा था जिसे रामायण की कहानी नहीं पता थी? सबको पता थी। फिर भी सड़कें डिजर्टेड हो जाती थी उस समय, 10 बजे का समय में सड़कों में गाड़ियां नहीं मिलती थी। तो वही पुरानी कहानी हम सुनने जाते थे ना, तो पुरानी कहानियों को इस तरीके से प्रेजेंट किया जाए तो एक जर्नलिस्ट को बहुत अच्छा स्टोरी टेलर बनना आता है कि अगर हमारे पास एक आइडिया आ रहा है, बहुत अच्छी बातें हैं ये जो बिहार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसे हम कैसे ले जाएं? क्या हम उसे अच्छे से स्टोरी बना सकते हैं? क्या हम ले जा सकते हैं? उसके बाद आता है थर्ड स्टेप पे, रिसीवर। जब भी आप स्टोरी बनाएं तो आप अपने लिए ना बनाएं, आप हमेशा बना रहे हैं रिसीवर के लिए। रिसीवर को कितना अच्छा लगेगा, मुझे कितना अच्छा लगता है, क्योंकि कभी कभी हम सेल्फ में बहुत ही मगन हो जाते हैं, बड़ा अच्छा, मैंने बहुत अच्छा लिखा है, बहुत मजा आ रहा है, लेकिन वो हमारा सेल्फ लव है। हमें देखना होगा कि हमारा जो रिसीवर है, जो एंड लाइन पे बैठा हुआ है, उसे कितना मजा आ रहा है, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आता है चैनल। ऑब्वियसली यदि कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जा रहे हैं तो आपका चैनल वो तय है, एंड फीडबैक की गुंजाइश कम है वो तो बाद में पता चलता है, लेकिन खुद भी आप एक बार रिकॉर्ड कर फीड करने, अपलोड करने के पहले आप अपने ग्रुप में, अपने सर्कल में एक बार ज़रूर पूछ लें। ऐसे लोगों से पूछें जो क्रिटिकली आपको एनालाइज कर सके। ऐसे लोगों से ना पूछे हाँ हाँ बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, आपने अपलोड कर दिया, वो बहुत ही बेकार रहा। और साथ ही साथ एक जो विश्वसनीयता है ना वो भी खत्म हो जाती है। जैसे इन्होंने अपलोड कर दिया एक खराब स्टोरी, मैंने देखा, अगली बार मैं नहीं खोलूँगी, खोलूँगी नहीं, अगली बार आप कितना भी खराब अच्छी दे दो, हम नहीं खोलेंगे। तो यही है पहचान कि शुरू के दिनों में यू हैव टू वर्क सो वेरी मच, इतना ज़्यादा मेहनत करना होगा। जैसे आप सोचो ना कि आपने एक बीज लगाया, उसमें से छोटा सा पौधा आया, तो उस पौधे को हमें बचा कर रखना पड़ेगा, राइट। बचा के, क्योंकि फिर इधर से बकरी ले जाएगी, इधर से गाय ले जाएगी, तो हम उसे छोटे छोटे ईंट डालकर हम बचाते हैं। लेकिन एक बार जब वो पेड़ बन जाता है तो फिर आप कुदाली लेके भी जाओगे तो आप काट नहीं पाओगे। तो वही अभी स्थिति है आप सभी की कि अभी आपका एक बीज तैयार हो रहा है और उसमें अभी छोटा सा सैपलिंग आया है, उसके लिए बहुत मेहनत करनी होगी, हमेशा अच्छे खाद डालने होंगे, उसकी वाटरिंग अच्छी करनी होगी। लेकिन एक बार जब अच्छा हो जाए, जैसे अगर मैंने इस चैनल की 8-10 अच्छे एपिसोड्स देख लिया तो 11वां अगर थोड़ा सा स्टैंडर्ड लो भी है तो मैं माफ़ कर दूंगी कि चलो इस बार ऐसा हो गया, फिर 12वां देखूंगी, फिर अच्छा हो गया। लेकिन अगर मैंने पहला देखा और अच्छा नहीं लगा, फिर मुझे इसने फ़ोन किया शुभम ने कि मैम देखो मैंने दूसरा डाला है, दूसरा भी देख लिया, दूसरा भी बुरा लगा, तीसरी बार मैं इसके कहने से भी नहीं खोलूँगी।
क्योंकि टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है हमारा, सभी के पास टाइम की कमी है। तो आप सोचिए कि उस टाइम से आपके लिए वो 10 मिनट निकाल रहा है, तो हमें एहसानमंद होना चाहिए कि 10 मिनट निकाला, तो उसके लिए हमें क्वालिटी देनी होगी। तो अपलोड करने के पहले ये जो फीडबैक है आप उनसे लें, जो आपको क्रिटिकली बता सके, एनालाइज करके कि ये सच में अच्छा है, ये सच में बुरा है। अपने परिवार वालों को तो दिखाई ही मत, वो तो अच्छा बोलेंगे ही बोलेंगे, वो तो कभी बुरा बोल ही सकते। वो मेरी लड़ाई को भी पढ़ाई अच्छा ही बोलते थे राइट है, तो उन्हें सब कुछ अच्छा ही लगता है। तो इसीलिए क्रिटिकली इसे जानें। तो 5 चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। कौन कौन सी चीज़ें हैं 5? यानी हम सोर्स या सेंडर बनते हैं। सेंडर यानी इन चीज़ों को कैसे प्रेजेंट करें। मैसेज हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। उसके बाद रिसीवर का ख्याल रखना होगा कि रिसीवर क्या सुनना पसंद करते हैं, क्या उन्हें अच्छा लगेगा। चैनल हमारा डिसाइडेड है ऑलरेडी। और फीडबैक हम अपलोड करने के पहले, भेजने के पहले कहीं पे भी सामान भेजने से आपने कुक की तरह से सोचे कि जब मम्मी ही जब खाना बनाती होंगी आपके घर में, या महिलाएं जो भी पुरुष बनाते खाना, तो खिलाने के पहले वह चखते हैं, हाँ सही है कि नहीं? तो आपको भी उस तरीके से चखना होगा कि जब आप इसे सेंड करने जा रहे हैं तो क्या वो सच में खाने लायक है, देखने लायक है कि नहीं, राइट? देन आता है कि ये जो कई बार होता है कि हम कुछ और प्रेजेंट करना चाहते हैं और लोग कुछ और समझ जाते हैं, फिर कॉरिजेंडम का चक्कर आ जाता है कि हमने तो ये 2 बातें यहाँ पे लिखी हैं इंग्लिश में कि व्हाट आई मीन, और इधर कहा व्हाट आई अंडरस्टैंड। यानी व्हाट आई मीन हम लोग जो यूट्यूबर है बनाने जा रहे हैं आपके लिए, और वो है व्हाट आई अंडरस्टैंड। तो व्हाट आई मीन मतलब मेरा जो मतलब था, और व्हाट आई अंडरस्टैंड जो हमारी ऑडियंस समझ रही है, दोनों के बीच में गैप कितना होना चाहिए? 0। यानी हम जो बताना चाहते हैं ऑडियंस वही समझे। अगर ऑडियंस कुछ और समझ रही है तो वहीं पे हमारे पास सवालिया निशान कहते हैं वो आ जाएगा कि हम तो, उसके बाद आप कहेंगे नहीं मेरा तो ये मतलब नहीं था, नहीं मेरा तो वो मतलब नहीं था, आप भी सफाई देते चलो। तो हमेशा ध्यान रखना होगा कि जो हम बनाना चाह रहे हैं, जो हम दिखाना चाह रहे हैं, क्या हमारी ऑडियंस वही समझना चाह रही है, क्या उसके बीच में कुछ गैप है? तो ये हमें ध्यान रखना होगा, राइट? उसके बाद आता है नेक्स्ट में कि अब आता है कि जिस चीज़ के मैं बात उस समय भी कर रही थी कि 5 तो हमारे तत्व हो गए। यहाँ पे 2 शब्द आप देखेंगे नए आए हैं, एक है एनकोडिंग और दूसरा है डिकोडिंग। यानी आपने बहुत ही सोच समझ के अपनी भाषा में चीज़ों को तैयार कर लिया। अब है ऑडियंस, क्या उसे प्रॉपरली डिकोड कर रहा है? अगर वो उसे डिकोड करने में थोड़ी सी भी परेशानी हुई तो आप एक अच्छे प्रेजेंटर नहीं हैं, थोड़ी सी भी। यानी शब्दों का हमारा चुनाव, हमारा उच्चारण ऐसा होना चाहिए कि अगले को डिकोड यानी समझने में दिक्कत ना हो। जैसे हमारे दिमाग में जहाँ से भी इंफॉर्मेशन मिलती है, जैसे हमने किताबों में पढ़ा, हम कॉलेज गए, हम यहाँ देखा, वो पढ़ा, तो अलग अलग तरीके से हमने ज्ञान को अर्जित किया, लेकिन वो हमारे दिमाग में कोडेड होता है। वो ऐसा थोड़ी रहता है कि मैंने ये किताब इंग्लिश में पढ़ी थी तो इंग्लिश का नॉलेज यहाँ पे है, संस्कृत का यहाँ पे है, हिंदी का वहाँ पे है, नहीं है। सारी जो चीज़ें हैं वो कोडेड दिमाग में होती है। अब हम पे निर्भर करता है कि उसे हम कैसे कोडेड एनकोडेड करें, यानी उसमें किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करें कि हमारा जो ऑडियंस है बिल्कुल ही अच्छे से उसे डिकोड कर ले। जैसे अगर मैंने ये मोबाइल आपके हाथ में दे दिया और पासवर्ड नहीं बताया तो क्या होगा? कोई काम करेंगे। तो एनकोडिंग यही है कि आप ऐसे उसे एनकोड करें कि अगले के जहन में बिल्कुल ही आराम से चले जाए। जो भी स्टोरी आपने बनाई, चाहे आपने महिलाओं पे बनाई, चाहे अपने स्वास्थ्य पे बनाई, चाहे अपनी पॉलिटिकल स्टोरी बनी, वो आराम से लोगों के जहन में चला गया, तो फिर हम मानेंगे कि हमने एनकोडिंग बढ़िया से की है, राइट जी। उसके बाद आता है मैं 7 स्टेप्स आपके लिए तैयार की हूँ और उसको फॉलो करने की आप कोशिश करें। 7 नहीं भी हो पाए, अगर आपने 4-5 भी फॉलो किया तो आप जाहिर है बहुत अच्छे प्रेजेंटर बनेंगे। पहले में आता है 7 C's।
मतलब वो 7 सी कौन है जो हर अच्छा, चाहे वो राजीव सरदेसाई हो, चाहे प्रणब रॉय हो, चाहे कोई भी, मतलब शेखर गुप्ता हो, या फिर हमारे जितने भी अच्छे प्रेजेंटर हैं, सभी कोई इस सी का ध्यान रखते हैं। पहला है हमारा क्लियर, कि आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी जुबान से बिल्कुल ही क्लियर निकलना चाहिए, बिल्कुल ही क्लियर, यानी यू शुड प्रोनाउंस इट करेक्टली एज वेल एज द चॉइस ऑफ डिक्शन, यानी आप शब्दों का चुनाव भी करें बिल्कुल ही सोच समझकर कि इस शब्द के लिए फिर अगले को परेशानी, कहीं उसमें लोकल बात तो नहीं आ गई, कहीं उसमें ऐसा शब्द तो नहीं आ गया जिसमें जो नॉन बिहारी हैं या फिर जो नॉन पटनायक है उनको दिक्कत हो। तो आपको शब्दों का चुनाव बिल्कुल ही ग्लोबल रखना है, राइट, और चीज़ें हम लोकल लेकर जाएंगे, यानी पैकेजिंग हमारी ग्लोबल होगी और चीज़ें हमारी लोकल होगी, कि ताकि आपकी जो समस्तीपुर की कहानी है, एक मुंबई में बैठा हुआ लड़का भी उसको मज़े से देखे, राइट, तो ऐसा होना चाहिए। तो इसके लिए पहली शर्त है क्लियर हो, यानी शब्दों का चुनाव भी सही हो और साथ ही साथ क्लियर प्रोनाउंसिएशन। तो उसके लिए जो हमारी कमी है बिहार में, स श की, ये ध्यान रखना होगा कि जहाँ पे स रिक्वायर्ड है आप वहाँ पे स बोलेंगे, जहाँ पे श का रिक्वायरमेंट है वहाँ पे आप श बोलेंगे। किसी किसी यहाँ स श एकदम सही से बोलना आता है, स और श, और दूसरा हाँ, सौ नहीं, जैसे आप 100 बोल रहे हैं, ये बिल्कुल ही हमारा थोड़ा सा यहाँ का एक्सेंट हो जा रहा है, ये स होता है और श होता है, श नहीं बोलिए, स, एगो सब होता है, एगो सौ होता है, हाँ, 100 नहीं, स, बिल्कुल। आप मान के चलिए मैंने ऐसे करके स लिखा और फिर ऐसे करके श लिखा, तो ये स और श, इसमें जो जिसे भी परेशानी थोड़ी भी हो रही है, इसमें जीभ का कमाल है। जीभ को अगर आप नीचे लेकर आते हैं तो आपके मुंह से स निकलेगा, और जीभ को जब आप ऊपर लेकर जाएंगे तो आपके मुंह से श निकलेगा। तो इसका ध्यान रखना, हाँ, एकदम इसकी एक्सरसाइज आप करें। और जीभ चूंकि उम्र हो गई है, जीभ थोड़ा जो बचपन में जीभ हमारी बहुत लचीली होती है, तो आप देखेंगे बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं। उसे इंग्लिश मीडियम में डाल दीजिए, बोलेगा, उसे बंगाली में डाल दीजिए, बंगाल सीखेगा, मराठी में डाल दीजिए, मराठी सीखेगा, क्योंकि उसकी जुबान क्या है, बहुत ही लचीली होती है। क्योंकि एक उम्र के बाद जीभ हमारी भारी होने लगती है, तो उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस आप जरूर करें। यानी अगर हम जीभ को नीचे लेकर आते हैं तो वो सब होता है, जीभ को हम पूरे ऊपर, मान के चलिए ये हमारी जीभ है, जीभ नीचे स, जीभ ऊपर श, तो इसकी थोड़ी प्रैक्टिस आप जरूर करें घर पे। स श झटके देकर, स श, स श, स श 5 बार कर लिया, फिर ऊपर में श स, श स, श स 5 बार कर लिया। इससे क्या है कि आपकी जीभ थोड़ी सी फ्लेक्सिबल होगी, और जब आप बात करेंगे तो फिर बिल्कुल ही सही बोलेंगे। और जहाँ जहाँ तालव्य श है, जहाँ जहाँ मूर्धन्य श है, तो वहाँ पे आपको जीभ को ऊपर लेके जाना है, और जहाँ आपको दंत स मिल रही है, हाँ, तो फिर उसे हम नीचे लेकर आएंगे। इसीलिए सुबह सुबह है और शाम शाम है, राइट। तो सुबह सुबह अगर हम उल्टा करेंगे तो सुबह सुबह शाम शाम हो जाएगा, तो ये ध्यान रखना होगा। उसके बाद दूसरी जो मुश्किल होती है वो है ज और ज की, ज और ज की। तो ज में क्या है, बिल्कुल ही जो हिंदी वाला ज करते हैं उसमें कोई परेशानी नहीं है। ज में हमारा जो जीभ है, हमारी जीभ, वो ज दांत के बिल्कुल आसपास होती है, जैसे स था। लेकिन जब हम ज करते हैं तो हम हवा निकालते हैं मुंह से। आप ध्यान रखेंगे जिसे भी ज बोलना आता है वो यहाँ पे अगर अपनी हथेली रखें तो उनको हवा आएगी, ज। तो जिसे अब ज और ज आप बोल पाते हैं, मैं थोड़ा एग्जाम दूं, टेस्ट दूं। हाँ, कौन बोलेगा ज ज? नहीं, बिल्कुल नहीं हो पाया। ज, आप बोलिए। ज। हाँ, मैं सबसे सुनूंगी, हाँ बोलिए। ज। नहीं हो पाया। जो। हाँ, थोड़ा सा हुआ, जो नहीं ज। हाँ, ज। नहीं हो पाया। ज। नहीं हो पाया। ज। नहीं हो पाया।
नहीं हो पाया, नहीं हो पाया। तो लाज रख लो, महिलाओं की लाज रख लो, बोलो। हाँ बोलो, बोलने के लिए कहा जाए तो। हाँ, नहीं हो पाया, नहीं। हाँ थोड़ा सा, हाँ कोशिश कीजिए, 60% हो रहा है। थोड़ा सा मतलब, हाँ हाँ वो हो जाएगा, यस। नहीं देखिए यहाँ पे क्या है ना, ये इतना ज़्यादा अब है ना कि इतनी सारी चीज़ें बिल्कुल मैंने जैसे कहा था ना, प्रैक्टिस नहीं, इसे आपको कान ठीक करना होगा। हाँ क्योंकि आप ध्यान रखेंगे कि हमने भाषा की जो शुरुआत की थी कैसे सीखी थी, पढ़ के या सुन के? सुन के। जो कि मातृभाषा में सुन के किया ना, तो कान के साथ ये एक बहुत बड़ा मैं कहूँगी मेरिट है कान का, कि कान ने अगर उसे डिस्टिंग्विश कर लिया तो वो कमाल करता है जीव को। अधिकतर लोग चूंकि वो ये बहरे होते हैं इसलिए गूंगे होते हैं, वो जन्मजात गूंगे नहीं होते। Since they are not able to hear, that's why they are not able to produce. तो कानों से एक बार सुनिए कि मैं क्या कह रही हूँ। अगर कानों ने बता दिया सही से तो आप कल, आज या कल आपके मुंह से निकल जाएगा। लेकिन कान ने ही नहीं समझा कि दोनों में अंतर क्या है, जो शायद अब तक यही हो रहा होगा। आप सबकी अगर मैं एवरेज एज लूँ तो 30 लेकर चलती हूँ, तो 30 इयर्स में जो चीज़ें कोई नहीं बताया या नहीं हुआ, तो आप सोचिए हम को जानने की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। और हम समझते हैं कि हमें लोग कैसे पकड़ लेते हैं कि हम यहाँ के हैं। तो यही सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो आप सब कोई आंख बंद कर ले, एकदम ऑनेस्टली आंख बंद कर ले और कान खुली रखें, मैं दोनों बोलूँगी और एकदम ईमानदारी से मुझे बताइएगा कि दोनों का डिफरेंस आपको पता चल रहा है कि नहीं। ठीक है, आंखें बंद। हाँ, ज ज ज ज ज ज ज। कानों को पता चल रहा है? दोनों सेम लग रहा है? किसे किसे दोनों सेम लग रहा है? नहीं सेम नहीं, अलग अलग। सबको अलग लग रहा है क्या? हाँ, तो ये जो अलग लग रहा है, तो इस अलग को कानों से समझने की कोशिश कीजिए। तो जो ज है वो सिंपल है, जो हिंदी में भी है, ज छ ज। हमें बोलना है ज ज, क्योंकि अगर आप ज नहीं बोल पाएंगे तो जहन कैसे बोलेंगे, है ना? आप जात होती है, जात नहीं होती है, जात कहते हैं। जाति होती है, लेकिन जब हम जात की बात करते हैं तो वो ज होता है। हाँ, तो ये बहुत सारे जो वर्ड्स हम यूज करते हैं, अगर आपने जज्बात को जज्बात कहा तो मजा ही नहीं आएगा ना, मजा। हाँ, मजा नहीं होता है। तो क्योंकि हिंदी क्या है ना, हिंदी में अगर आपने उर्दू शब्दों को नहीं डाला तो हिंदी में मजा ही नहीं आता है। आप सोचिए ना, आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या आप कहते हैं कि मेरे पेट में पीड़ा हो रही है? दर्द कहते हैं ना, तो दर्द इज उर्दू और पीड़ा क्या है? हिंदी है। तो हम नहीं बोलते हैं हिंदी। अगर हमने कह दिया कि पेट में पीड़ा हो रही है, वो समझिए पीड़ा है। लेकिन हम जाकर क्या कहते हैं? डॉक्टर भी आपको क्या कहते हैं? आपको क्या कष्ट है? वो बोलते हैं आपको क्या तकलीफ है, यही बोलते हैं ना। तो ये चाहे तकलीफ हो चाहे दर्द हो, ये सभी उर्दू के शब्द हैं। तो चूंकि हम उर्दू से ले रहे हैं, तो एज ए कम्युनिकेटर अगर आप किसी दूसरे प्रोफेशन में होते, आप बैंक में होते, आप कहीं और नौकरी कर रहे थे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि आपको अभी करोड़ों लोगों को दिखाना है खुद को, तो ऑब्वियसली इसमें तो फर्क पड़ेगा ना। तो आपको ध्यान रखना होगा कि आपकी जुबान से, जुबान भी है वो, जुबानी है ना, नागा जुबा इश्क क्या क्या है ना। तो आप ध्यान रखेंगे कि वो जुबा होती है, वो जुबा नहीं होती है। हाँ, अगर हमने कहा इंग्लिश में भी कि एक ऐसे ही मैं लड़की को पढ़ा रही थी, तो उसे मैंने कहा कि भाई जू बोलो, पटना का जो जू है, तो उसके मुंह से जू नहीं निकल रहा है, जू। वही कह रहे भाई क्या बोलोगे, आई लव जू या आई लव जू? तो मीनिंग बदल जाता है ना। तो ये सारी चीजें एज ए जर्नलिस्ट, एज ए कम्युनिकेटर, एज ए यूट्यूबर आपको ध्यान रखना होगा, तभी जाकर आपकी पहचान बनेगी नेशनल प्लेटफॉर्म में। अदरवाइज आप यहीं पे खोकर रह जाएंगे।
तो हमें हमेशा सोचना है कि कितनी ऊंचाई हम जा सकते हैं। तो फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, कि क्या हम उस लायक हैं, क्या हम उस लेवल पे जा सकते हैं। तो उसके लिए ये एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है कि आप ज को और ज दो, है ना। तो हम पेड़ को पेड़ बोल देते हैं, सड़क को सड़क बोलते हैं, जबकि अलग मीनिंग है। सड़क यानी सड़क जाना, फिसल जाना, और सड़क है जो रास्ते हैं वो। तो उस पर भी थोड़ा सा आपको काम करना होगा कि आप जब भी आए बस थोड़ा सा, मैं कभी नहीं कहती कि इसमें एकदम जान दे देनी है, थोड़ा सा। कैसे कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान बनता है बताइए तो? बस मेहनत करना पड़ता है उसके लिए। मेहनत तो करना। हाँ, मेहनत तो करनी पड़े, मेहनत तो है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं। बस ऑर्डिनरी चीज़ों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्ड डालकर, यानी ऑर्डिनरी पढ़ाई कर रहे हैं उसमें एक्स्ट्रा डाल दिया, ऑर्डिनरी चीज़ लिख रहे हैं उसमें कुछ एक्स्ट्रा डाल दिया, बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा डालना है, एक्स्ट्रा एफर्ट। उसी एक्स्ट्रा एफर्ट के कारण आपकी ऑर्डिनरी जो स्टोरी बनने वाली थी अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन गई। बस अलर्ट रहना है कि टेस्टी खाना बना लिया और टेस्टी प्लेट में जाइए, सभी कोई खाएंगे उसे। टेस्टी प्लेट खाना बना दिया, प्लेट बहुत गंदा है, लोग छुएंगे भी नहीं। और प्लेट बहुत अच्छा बना दिया और उसमें खाना बिल्कुल ही सड़ा हुआ डाल दिया, एक बाइट के बाद आपको गाली भी बकेंगे, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल ही ध्यान में रखना होगा कि मेरे जीभ से, मेरे टंग से चीज़ें बिल्कुल ही परफेक्ट निकलनी चाहिए, परफेक्ट, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है, ठीक है। तो शुरू के दिनों में तो आप हिंदी और उर्दू पे ध्यान दें। जब आपको लगे कि हिंदी और उर्दू पे आपको बिल्कुल ही अब ग्रिप हो गया है, कमांड हो गया है, तो फिर आप इंग्लिश की तरफ बढ़ें। हाँ, स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि मैं छलांग पे विश्वास नहीं करती, वन स्टेप एट ए टाइम। कि हाँ, आप पहले हिंदी पे काम कीजिए, हिंदी पे काम हो जाए, यानी सर शामिल एकदम परफेक्ट हो जाए, सब कुछ हो जाए, फिर हम थोड़ा सा उर्दू पे काम करेंगे। उर्दू पे काम जब हमारा हो जाए तो फिर हम इंग्लिश की तरफ भी आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये है हमारा पहला दौर। क्लियर? ये क्लियर है बिल्कुल? चलिए, वेयर इज इट? संक्षिप्त रूप से दे पाए कि लोग मजे लें, क्योंकि हमारा जो अटेंशन का जो स्पैन है ना वो बहुत छोटा हो गया आज के डेट में। तो हमें अपनी कहानियों को, अपनी स्टोरीज को संक्षिप्त में पेश करना होता है। फिर कंक्रीट कहा गया है कि जो भी मुद्दा है वो ठोस होना चाहिए, ठोक कर हम बताएंगे कि ये चीज़ हमारी है। चौथा पॉइंट कहता है कोहेरेंट। कोहेरेंट में फिर भाषा की बात आती है कि भाषा का जो आप चुनाव कर रहे हैं उसका जो फ्लो है उसमें जर्क नहीं आनी चाहिए कि आपने अभी कुछ कहा, कहते कहते अचानक से जंप करेंगे उधर, फिर जंप करके फिर वापस आप इधर आए, तो इसमें कोहेरेंस की कमी हो जाती है। तो आपका जो फ्लो है बिल्कुल ही स्मूथ होना चाहिए ताकि जो श्रोता सुन रहा है आपको उसको जर्क नहीं लगे, झटका नहीं लगे, राइट। देन कम्स कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है कि जो भी चीज़ें हम बनाएं, हम जैसे मैंने पहले भी कहा कि रिसीवर को ध्यान में रखें कि मेरी स्टोरी को कौन सुन रहा है, उसका ध्यान रखना होगा। उससे तकलीफ नहीं होनी चाहिए सुनने में, समझने में। तो इट हैज़ टू बी कॉम्प्रिहेंसिव, मतलब समझने लायक। क्योंकि कई बार होता है कि हम कुछ चीज़ों को समझते हैं, जैसे सीधी सी जर्नलिज्म में बीट मतलब क्या होता है? जर्नलिज्म में बीट मतलब मैम जैसे कैटेगरी बता, यानी विभाग को है, ये है। लेकिन आम जनता के लिए बीट मतलब क्या है? पिटाई है कि नहीं जी। तो इसीलिए कहा जाता है जो नंबर 5 में कॉम्प्रिहेंसिव। तो कुछ चीज़ें हमें बड़ी आसान लगती है हम बिहारियों को, लेकिन वो वही शब्द बाहर वालों के लिए मुश्किल हो जाएगी। तो हमें उस शब्द के इस्तेमाल के पहले सोचना होगा कि क्या इसे केवल बिहारी समझते हैं या बाहर वाले भी समझ पाएंगे। जैसे यहाँ पे गर्दा,
गर्दा मतलब क्या है? धूल। नहीं, बिहार में गर्दा। अच्छा तो मुझे नहीं पता था, मुझे बिल्कुल ही पता नहीं था कि गर्दा मतलब वो बहुत अच्छा होता है, मतलब उम्दा। तो अब सोचिए ये गर्दा अगर बाहर चला जाए कि क्या गर्दा परफॉर्मेंस था, तो लोग क्या समझेंगे? नहीं समझ पाएंगे कि धूल वाला परफॉर्मेंस था, बारिश हुई थी, धूल है, आंधी हुई थी, क्या हुआ था। तो यही 2-4 एग्जाम्पल्स मैं दे रही हूँ, ऐसे हजारों वर्ड होंगे जो एक आम बिहारी समझ पा रहा है, लेकिन नॉन बिहारी के लिए मुश्किल है वो। तो वैसे शब्दों का हम बिल्कुल बहिष्कार करेंगे, हम नहीं चुनेंगे। करेक्ट, ये हमारे जर्नलिस्ट का दुर्भाग्य है कि आपने 100 बातें अच्छी कही, लोग भूल जाएंगे आप एक गलत खबर देकर देख लो। जैसे ही आपने एक गलत खबर डाल दी, लोग पिछली जो आपकी बातें हैं सब भूल जाएंगे और कहेंगे फलाने चलाने में देखो ये दिखा रहा है, देखो ये दिखा रहा है। तो इस बात का ध्यान रखना होगा कि करेक्ट होना चाहिए। अगर आपको जरा सा भी डाउट हो, जर्नलिज्म में हम लोग पढ़ाते हैं कि व्हेन इन डाउट स्ट्राइक इट आउट। जब जाते के साथ, मतलब हम लोग जा रहे हैं लाइव, उस समय अगर 1 मिनट पहले डाउट लग रहा है इस पे, छोड़ दो इस स्टोरी को, वो ज़्यादा अच्छा है। लोग कहेंगे भाई नहीं लिया स्टोरी, लेकिन अगर हमने ले लिया, अगर वो गलत पाया गया तो हमारी जितनी भी विश्वसनीयता है, हम आखिर कर क्यों रहे हैं? विश्वसनीयता को ही तो पैदा कर रहे हैं ना। ये जो सारी क्लास यहाँ पे क्यों हो रहा है कि हमारे चैनल की विश्वसनीयता यानी क्रेडिबिलिटी बनी रहे। और उसके लिए नंबर 6 इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी डाउट हो एक बार आप क्रॉस चेक कर लो। एंड नंबर 7 इज कर्टसी। कई बार हमारे बिहार के जो जर्नलिस्ट है, क्योंकि मैं ऑल ओवर इंडिया घूमती हूँ, विदेशों में भी मैंने पढ़ाई की है, यहाँ के जर्नलिस्ट अनफॉर्चुनेटली थोड़े से अनरूली हैं। अनरूली यानी कर्टसी नहीं, मतलब शिष्टाचार की कमी है बहुत ज़्यादा। मतलब मैं बता रही हूँ कि मेट्रोपोलिस कॉलेज में हम लोग कार्यक्रम देख रहे हैं, हम लोग हेड्स आगे बैठते हैं प्रिंसिपल के साथ, पीछे में बाकी टीचर्स बैठते हैं। हमारे जर्नलिस्ट आएंगे, बिल्कुल हमें घेर कर हमारे स्टेज का कार्यक्रम देख रहे हैं। तो ये एक कर्टसी है कि सामने में प्रिंसिपल हैं, सामने में हेड्स बैठे हैं, आप लोग सभी को आकर घेर लेते हैं पूरे स्टेज को, और हम लोग पूरे कार्यक्रम में आपके पीछे को देख रहे हैं और आप कार्यक्रम को। तो ये सारी कर्टसी का थोड़ा सा मैंने देखा है कमी है यहाँ पे। इतना अनरूली मीडिया मैंने कहीं भी नहीं देखा, मतलब ही नहीं है, कुछ सोच ही नहीं पाते, क्यों डंडे की जरूरत पड़े भाई। आपको अपना कॉमन सेंस होना चाहिए कि सामने में जो हमारे चीफ गेस्ट हैं वो बैठते हैं, आप वहाँ पे जाके सामने में कैमरा लेके उधर कर रहे हो, आपके बैक के लिए बैठे हुए हैं और आपका बैक इतना तो अच्छा नहीं है कि लोग देखें 1.5 घंटे से। तो दिस इज हाउ इट ऑल हैपेंड। एंड फाइनली एक बार ऐसा हुआ कि हमारे कॉलेज से कह दिया गया जर्नलिस्ट को नहीं अलाउ करेंगे, छोड़ो भाई मत चापो आप, लेकिन आप पूरे कार्यक्रम को बर्बाद करने का कोई हक नहीं। तो देयर आर सर्टेन कोड्स दैट यू हैव टू फॉलो इन योर लाइफ। आप किसी को इंटरव्यू लेने जा रहे हैं तो इंटरव्यू में उस इंटरव्यूअर को बहुत ही कंफर्टेबल करना बहुत ज़रूरी होता है कि लेट दैट पर्सन बी वेरी कंफर्टेबल। बहुत ही वो जब कंफर्टेबल अच्छे मूड में आ जाए तो फिर आप ट्रिकी क्वेश्चन करें। जाते के साथ एक एटीट्यूड हो जाता है कि हम तो बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, हम कुछ भी पूछ सकते हैं, कैसे भी बात कर सकते हैं। नो, आप जितने बड़े जर्नलिस्ट हैं आप उतने ही विनम्र होते हैं, और आप जितने छोटे होते हैं उतनी ही ज़्यादा एरोगेंस आता है। तो हमें ध्यान रखना होगा कि क्या हम बिल्कुल ही विनम्रता के साथ पेश हो सकते हैं। अगर हमने विनम्रता के साथ शुरुआत की और धीरे धीरे हम अपने चीज़ों पे जाते हैं तो अगला कंफर्टेबल फील करता है, और हम जाते के साथ एकदम बंदूक की तरह टान लेते हैं तो फिर वो ऑफेंडेड हो जाते हैं, फिर वो धक्का मुक्की शुरू होती है। तो ये 7 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब भी आप इंटरव्यू करें तो कर्टसी का बिल्कुल ध्यान रखें। वैसे अगर आप टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं, अचानक कोई आके कहे कि आप हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ो, मन मानेगा ही नहीं। जब तक वो एंक्लाइन दोनों एलिफेंट को नहीं देख लिया सुबह में तो मज़ा ही नहीं आएगा। उस तरीके से जिसको भास्कर पढ़ने की आदत है उसे अचानक जागरण कहा जाए तो मज़ा नहीं आएगा। तो ऐसे ही चैनल्स के साथ भी है कि कुछ चैनल्स की जैसे शेखर गुप्ता को नहीं देखा तो मज़ा नहीं आता है, कि मन करता है कि एक बार शेखर गुप्ता को देख लें वो क्या कह रहे हैं तो अच्छा लगता है। तो ये भी एक आदत की तरह है, बिल्कुल आपकी चाय पानी की आदत की।
तो यही ट्रस्ट शुरू के दिनों में मैंने कहा बीजारोपण हम कर रहे हैं, तो शुरू के दिनों में आपको ट्रस्ट बिल्ड करना होगा। और ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए पहली शर्त क्या है? बी गुड एट योर वर्क एंड वर्क पैशनेटली। यानी हम अपने काम को बहुत ही अच्छे से करें और थोड़ा सा पागलपन जरूरी होता है, जुनून के साथ। क्योंकि अगर आप में जुनून की कमी है तो मीडिया आपके लिए नहीं है। तो फिर आप भाई बैंक में 9-5 की नौकरी कर लो, वो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो ये जुनून वाला काम होता है। जैसे कि इनके पास जुनून ही है ना कि ये मुंबई से छोड़ के यहाँ गोवर्धन में बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो वो जुनून रहना बहुत ज़रूरी है। और जुनून के साथ हम जिस काम को काम करेंगे तो थकान भी नहीं होती, आप देखोगे बहुत मज़ा आता है उसमें। और उसी में जब हम क्वालिटी यानी पहले वाले पॉइंट पे ध्यान रखें तो ट्रस्ट धीरे धीरे बिल्डअप शुरू हो जाता है। कहा ही गया है, नीचे में मैंने लिखा है, बिल्डिंग ट्रस्ट इज बिल्डिंग सक्सेस। हमारा सक्सेस क्या है? पैसा नहीं, ट्रस्ट है। ये लोगों का भरोसा आ गया। जैसे पहले क्या होता था, आकाशवाणी का जो प्रादेशिक समाचार, उसमें लोग बाहर की खबरों के लिए इंतजार करते थे। मैं जो नहीं समझती थी, बहुत छोटी थी उस समय, तो मैं समझती थी क्या है बाढ़, तो कहती नहीं, वो पूछते हैं कि आकाशवाणी से आ गया, यानी आकाशवाणी ने कह दिया कि फलाने जगह पे बाढ़ में खतरे की नदियाँ खतरे के निशान से ऊपर बढ़ गई, तो लोग अलर्ट हो जाते थे, बाकी कहीं का वो नहीं मानते थे। तो ये आकाशवाणी ने अपना एक बनाया था ट्रस्ट, राइट। तो वैसे ही चूंकि अभी क्या है, भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई है, पहले कंपटीशन कम था, तो उसी भीड़ में अगर आप ट्रस्ट बना पाते हो तो उसके लिए आपको पागलों की तरह काम करना होगा, जुनून के साथ। एंड बिल्डिंग ट्रस्ट इज बिल्डिंग सक्सेस। वो ऑटोमेटिकली, क्योंकि ट्रस्ट आने के साथ ही फिर उसका जो साइड प्रोडक्ट क्या है, फिर उससे आपके पैसे आने शुरू हो जाते हैं, क्रेडिबिलिटी, आपके पास एंडोर्समेंट, बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। लेकिन सबसे पहले क्या है, ट्रस्ट हम करेंगे। तो ये स्टेप 2 हो गया। स्टेप 3 पे हम आते हैं, ये नॉइज। कम्युनिकेशन में नॉइज बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको याद होगा मैंने शुरू करने के पहले क्या पूछा था, याद कीजिए, मैंने कौन सा सवाल पूछा आपसे? कौन सी भाषा में पढ़ाऊँ, हिंदी में पढ़ाऊँ, इंग्लिश में पढ़ाऊँ? तो यही है कि इधर दीवार है, इस तरफ एक जर्नलिस्ट भौंक रहा है और इस व्यक्ति को कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, राइट। तो वहाँ पे जर्नलिस्ट भौंक रहे हैं और इधर जो ऑडियंस है उसको कुछ सुनाई दे रहा है, यानी नॉइज पैदा हो रहा है। तो कम्युनिकेशन के पार्लेंस में नॉइज मतलब है बाधाएं। तो एक अच्छा कम्युनिकेटर, एक अच्छा जर्नलिस्ट, एक अच्छा वक्ता, हम वक्ता ही तो हैं, तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि मेरे से कहीं पे कोई नॉइज तो क्रिएट नहीं हो रहा है। तो किस तरह के नॉइज होते हैं? सबसे पहला नॉइज है भाषा की, यानी हम कुछ भी ऐसे जार्गन का भी इस्तेमाल ना करें जिसे सोचने में 1 सेकंड भी लगे। 1 मिनट तो बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि हम बोल रहे हैं ना, अगर किसी ने सोचने में 2 सेकंड लगा दिया, तब तक आप तीसरे सेंटेंस पे आ जाएंगे। फिर वो तीसरे सेंटेंस में सोचा, आप 5 मिनट पे चले जाएंगे, तो स्किपिंग हो जाएगी ना। तो इसका ध्यान रखना होगा कि लैंग्वेज का जो चुनाव होगा वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए। एटीट्यूड, हर ऑडियंस का अलग अलग एटीट्यूड है। आपको सोचना होगा कि यहाँ पे जनरली किस तरह का एटीट्यूड है और किस तरह की स्टोरी को लोग यहाँ पे कैसे लेंगे। ये एक एंटिसिपेशन यहाँ पे करना ही होगा। कहते हैं ना विजुअलाइजेशन, यानी आपको विजुअलाइज करना होगा कि इस तरह की स्टोरी लेकर मैं जा रहा हूँ, तो इसका एटीट्यूड, उनका एटीट्यूडनल एक्सेप्टेंस कैसा होगा, वो मुझे एक्सेप्ट कर पाएंगे कि नहीं। उसके बाद है फिजिकल बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप शारीरिक रूप से कैसे दिख रहे हैं, ये इम्पॉर्टेंट है, तभी वो आपको मानसिक रूप से ग्रहण करेंगे, राइट। सो साइकोलॉजी एंड फिजियोलॉजी आपकी जो है, जिस तरीके से दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत स्ट्रांग होता है कि अगर आप फिजिकली प्रेजेंटेबल नहीं दिख रहे हो तो वो साइकोलॉजिकली आपको वो नकार देगा, राइट। फिर ध्यान रखना होगा परसेप्शन। बिहार को लेके हमारा बहुत ही पूरे इंडिया में एक खराब नेगेटिव परसेप्शन बन जाता है कि हम लोग तो भाई चीटिंग करके पास किए हैं। जब मैंने पटना यूनिवर्सिटी टॉप किया था यूनिवर्सिटी में, तो मैंने सबको फ़ोन करके बताया था कि मैं टॉप हूँ। होता है ना, उस समय आप 20-21 साल के होते हो तो बड़ी खुशी होती है। तो मैंने जब अपनी मौसी को फ़ोन करके कहा, तो मौसी ने मुझे कहा कि हाँ बेटा ठीक है, कितने पैसे खर्च हुए थे? तो
वो प्रेसिडेंसी कॉलेज की प्रोडक्ट, तो उनको लगता है कि बिहार में डिग्रियां बिकती हैं ऐसे ही, इनका वैसे ही पटना यूनिवर्सिटी के डॉक्टर को पूछे कितने पैसे खर्च किए हैं। तो ये क्या है, परसेप्शन है। तो इसी परसेप्शन को कौन दूर करेगा, वो दूर करेगा हमारा ऐप, राइट। हम लोग बताएंगे कि हम बिहार के लोग ऐसे हैं, बिल्कुल आपके स्टैंडर्ड के हैं प्रेजेंटेशन के मामले में। आप हमें बस, हम लोग बस IAS IPS और IITN तैयार नहीं करते हैं, हम बिल्कुल तैयार करते हैं रवीश कुमार को भी, राइट। हम तैयार करते हैं अच्छे लोगों को। तो वो आप कौन बताएगा, ऑब्वियसली आप बताएंगे। ये सारी जिम्मेदारी आपकी हो जाती है कि आपकी जुबान से, आपके मुंह से, आपकी बॉडी से, आपके प्रेजेंटेशन से पूरा बिहार झलकना चाहिए कैसा है ये, कैसे हैं हम, राइट। जेंडर का ध्यान रखना होगा, जेंडर एंड कल्चर, कि आपको कुछ चीज़ें बिहार के लिए बहुत ही कॉमन हो जाएगी जो कि शायद महाराष्ट्र के लिए अच्छी नहीं होगी, चाहे वो बंगाल के लिए शायद अच्छी ना हो। तो कल्चरली ध्यान रखना होगा कि आपके मुंह से, आपकी कलम से ऐसा कुछ भी सेंटेंस ना निकले जो कि कल्चरली किसी को वो प्रभावित करती हो या दुखित करती हो। तो वो हर्ट नहीं होना चाहिए, और जेंडर तो बिल्कुल ही नहीं। महिलाओं को लेकर आपको बहुत ज़्यादा संवेदनशील होना होगा कि महिलाओं को लेकर आपको अगर स्टोरी बनानी है तो शब्दों को लेकर आप विशेष ध्यान रखेंगे, तो फिर क्या है, दीवार टूट जाएगी, अदरवाइज ये दीवार बनी ही रहेगी, राइट। अब हम आते हैं नंबर 4 पे, नॉन